इसको तो डॉक्टर बनाना है और आगे जाके इसको मेडिकल ही लेनी है। अब वो गिरना शुरू हो गए थे। जितने भी टेस्ट सीरीज होते थे, आपकी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज होती थी, उसमें मेरे मार्क्स कम आना शुरू हो गए। थर्ड ही आया ना, फर्स्ट तो नहीं आया। अगर मैंने कल का मुझे याद नहीं है, तो मैं जब इतना सारा सिलेबस करके एक एग्जाम में 3 घंटे बैठूंगा तो मुझे वो सब कैसे याद रहेगा जो मैंने पढ़ा है। व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स उस टाइम पे कि वो शायद आपकी हेल्प करेंगे, आपको पुश करेंगे, लेकिन अगर उसी पॉइंट पे आपकी पेरेंट्स आपको ये बोले कि तू तो सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहा है। डॉक्टर बनने की पढ़ाई तो शुरू की थी, लेकिन डॉक्टर बनने की पढ़ाई समझ नहीं आती थी। जो मैं रात को पढ़ता था, नॉर्मली वो सुबह उठते ही मैं भूल जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं अपना भरोसा खो रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं शायद कर ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज़ तो तब हुई जो हर एक बच्चे का डर होता है, कि मेरे पेरेंट्स ने ही बोल दिया कि तू तो पैसे बर्बाद कर रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक शर्मा है और मैं एक थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ एट श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हिमाचल प्रदेश, मंडी में। 9th क्लास में हमारे ICSE स्कूल में स्ट्रीम्स चूज़ करने होते हैं। तो जो स्ट्रीम चूज़ करना था वो मुझे साइंस और कॉमर्स के बीच में करना था। तो मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ करा अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके। लेकिन एक जो चीज़ थी मेरे को, वो था कि मेरे को आर्ट्स में भी इंटरेस्ट था। लेकिन जो प्रॉब्लम घर में थी, उन्होंने जो एक मेरे लिए ऑलरेडी पाथ डिस्क्राइब किया हुआ था इनिशियल स्टेजेस से ही, शुरू से ही, कि इसको तो डॉक्टर बनाना है और आगे जाके इसको मेडिकल ही लेनी है। तो उसका जो रास्ता था वो साइंस स्ट्रीम से ही जाता था। आगे मैंने जैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, वहाँ पे पहुँच के मैंने अलग-अलग स्कूल्स के बच्चों से बात करना शुरू करी, अलग-अलग लोगों से मिलना शुरू हुआ। मेरे को रियलिटी पता चलने लगी कि मेडिकल उतनी ज़्यादा ईज़ी नहीं है जितनी दूर से देखने में लगती है, या फिर जब तक आप उसके अंदर जब तक आप उसके अंदर चले नहीं जाते तब तक आपको कुछ नहीं पता चलता कि वो कितनी गहरी है। तो द मोमेंट जैसे ही मैंने उसमें एंटर किया इंस्टीट्यूट में, मुझे पता चला कि ये मैं कितने बच्चों से इस डिस्ट्रिक्ट में ही पीछे हूँ। जैसे ही मैं 11th में आया, अपनी 10th में जितने भी मैंने टेस्ट दिए थे अलग-अलग स्कूल्स में, अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में, फाइनली मैंने आकाश में एडमिशन लिया बेस्ड ऑन माय जो भी मेरी परसेंटेज मेरे को स्कॉलरशिप मिली उसके बेसिस पे। और उस टाइम पे जितना अमाउंट गया था, मेरे को ये देख के लगा था कि इस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने इतना अमाउंट फिल किया है, तो शायद मैं इसकी भरपाई कर पाऊँ, और मेरे को इसकी भरपाई करनी है किसके थ्रू? अपने नीट क्वालिफ़ाई करने के थ्रू। 11th में आगे पढ़ना शुरू करा, ऑलमोस्ट अगस्त में जाके मेरे से चीज़ें हैंडल मेरे हाथ से बाहर जाना शुरू हो गई। क्योंकि मेरे जो मार्क्स होते थे, अब वो गिरना शुरू हो गए थे। जितने भी टेस्ट सीरीज़ होते थे, आपकी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ होती थी, उसमें मेरे मार्क्स कम आना शुरू हो गए। मेरे साथ जितने भी फ्रेंड्स पढ़ते थे उस कोचिंग में, वो फरीदाबाद के टॉप स्कूल्स के बच्चे भी थे। तो उनके जो मार्क्स आते थे, उन्हें देख के मेरे को डीमोटिवेशन होती थी कि इनके मार्क्स तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? अब जब मैं अपने 11th की मैंने एग्ज़ाम्स दिए, तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए। अराउंड मेरे 63% कुछ 11th में आई, जो कि मेरे को खुद डिसअपॉइंटिंग लगी, क्योंकि मैंने 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया था। लेकिन 11th में इतना कम स्कोर करने के बाद मेरे को बहुत अजीब लगा कि क्या पता मैं 12th में हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं। अब बारी थी 12th में आने की। 12th में मैंने ये सोच के स्टार्ट किया कि 12th जो है वो एक मेन ईयर होने वाला है, जो कि आपका नीट में बैठने के लिए एक परसेंटेज, बेसिक परसेंटेज डिसाइड करती है। और उसके साथ-साथ 2019 में जो एग्ज़ाम होएगा, उसके जो मेन बेस होगा वो 12th का सिलेबस होने वाला है ज़्यादा। तो मेरे को लगता था कि मैंने 11th में जितनी पढ़ाई करी है, शायद मैं अगर उसको रिवाइज़ करूँ, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दोबारा रिविज़न होती है एंड में, तो क्या पता मेरा 2019 का नीट निकल जाए। तो मैंने 12th में अपना इनिशियली स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी शुरू करी अकॉर्डिंग टू जैसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते थे और स्कूल पढ़ाता था। धीरे-धीरे करके 3 या 4 महीने तक मेरी वो पढ़ाई बहुत ठीक चलती थी और मैं दोनों जगह मैनेज भी कर रहा था। बोर्ड्स में मैंने जब परफ़ॉर्म किया तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैं डिस्ट्रिक्ट का 3rd टॉपर था। लेकिन ऑपोज़िट साइड पे जो मैं कोचिंग जाता था, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट रहता था, जिसके ऑपोज़िट स्कूल में मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहता था पढ़ाई को लेके। तो मेरे को ये डिफ़रेंस समझ में आता था कि क्या पता मैं शायद बेसिक्स ही कर पाता हूँ सिर्फ़, और मैं एडवांस लेवल ऑफ़ स्टडीज़ नहीं कर पाता, जो कि नीट के लिए चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जब एक बार मेरे 12th का रिज़ल्ट आया था, तो मैं अपना अ, स्कूल में मेरे को बुलाया था, लेकिन मैं गया नहीं था, क्योंकि मेरे मार्क्स मेरे को लग रहा था कि थोड़े कम हैं। लेकिन जब मेरे को पता चला कि मैंने पूरा आउट ऑफ 100 स्कोर किया है फिज़िकल एजुकेशन में, तो मैंने सोचा कि शायद मुझे जाना चाहिए।
तो एनी हाउ मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे सारे लोग अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, लोगों के पेरेंट्स भी आए हुए थे उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। तो मेरे को बहुत फ़ील हो रहा था कि मेरे पेरेंट्स भी होते काश यहाँ पे ना, तो वो भी सेलिब्रेट करते। अभी तक मेरे को ये नहीं पता था कि मेरी रैंक क्या आई है। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरे को भी मेरी टीचर जो केमिस्ट्री के टीचर थे वो लेके गए, उन्होंने बोला कि आप डिस्ट्रिक्ट में थर्ड आए हो। तो वो मेरे को सुन के भरोसा नहीं हुआ मेरे को अपने ऊपर कि मैं डिस्ट्रिक्ट में थर्ड आया हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक और क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने अपने पेरेंट्स को बताया? तो मैंने बोला कि मैम आप बता सकते हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि अगर मैं कुछ बताऊँगा तो वो यही बोलेंगे कि फर्स्ट तो नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप एक बार कोशिश तो करो, बता के तो देखो। तो मैंने बोला मैम आप ही कॉल कर लो। तो मैम ने जब उनको कॉल किया तो वो डिसाइडेड ही था कि वही सुनने को मिलेगा। माय फादर सेड कि थर्ड ही आया है ना, फर्स्ट तो नहीं आया। तो वो एक इतना ज़्यादा हिट किया ना मेरे को मालूम था कि यही होगा, लेकिन फिर भी मेरे को हिट किया क्योंकि उस पॉइंट पे जब 2019 वाला नीट था, मैं श्योर था कि मेरा नीट नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई ही नहीं करी। दिस वाज़ द पॉइंट जब मैंने अपने पेरेंट्स को एक बार पूछने की कोशिश करी कि क्या मैं अपना करियर स्विच कर सकता हूँ? लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें ये जाके बोल सकूँ कि मैं क्या दूसरी स्ट्रीम में जा सकता हूँ। तो मैंने ये बोलने के बजाय मैंने उन्हें बोला कि क्या मैं एक और ड्रॉप ले सकता हूँ? क्योंकि मुझे ट्राई करना है, तो मैं चाहता हूँ कि एक और ड्रॉप लूँ। उन्होंने कभी इस चीज़ में मना नहीं किया कि मैं ड्रॉप लूँ, लेकिन मुझे पता था अगर मैं करियर चेंज करने के बारे में बात करूँ, तो मेरे को ज़रूर ना ही सुनने को मिलेगा। तो इसके बाद मेरी रियल नीट की जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई, जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। तो 2019 का एग्ज़ाम होने के बाद अब जो मेरे पास ऑप्शन था वो था एक ड्रॉप ईयर का। तो मैंने जब ड्रॉप ईयर चूज़ करा तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ, क्या पढ़ना शुरू करूँ, क्या ना पढ़ना शुरू करूँ। तो मैंने कोरा एक्सप्लोर करना शुरू किया, वहाँ पे लिखना शुरू करा, क्वेश्चंस पूछना शुरू किए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू करे। तो मेरे को फिर धीरे-धीरे पता चला कि जो स्टूडेंट्स इस स्ट्रगल से गुज़रे हैं, उन्होंने कैसे पढ़ाई करी थी और क्या टैक्टिक्स अप्लाई करी थी। जैसे ही मैंने धीरे-धीरे करके सिलेबस करना शुरू करा, तो मेरे को अपने 1 दिन का जो भी मेरा टारगेट होता था, वो कंप्लीट नहीं हो पाता था। अब वो चीज़ मेरे को रात को सोने से पहले एक सेल्फ डाउट में डालती थी, कि अगर मैंने आज इतना सिलेबस करना था, लेकिन आज नहीं हो पाया, तो क्या मैं आगे भी ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाऊँगा अपनी? क्योंकि अभी बहुत टाइम था, तो मैं अभी अपना हैंडल कर सकता था चीज़ें। लेकिन जब एक लास्ट मोमेंट होगा, जब मुझे सब कुछ पढ़ना होगा, उस टाइम पे मैं कैसे हैंडल करूँगा ये इतना बड़ा सिलेबस? तो जब मैं फ़िज़िक्स करता था, वो सुबह उठने के बाद मैं नॉर्मली भूल जाता था कि मैंने कल क्या पढ़ा था। वो चीज़ मुझे और टेंशन देती थी कि अगर मैंने कल का मुझे याद नहीं है, तो मैं जब इतना सारा सिलेबस करके एक एग्ज़ाम में 3 घंटे बैठूँगा, तो मुझे वो सब कैसे याद रहेगा जो मैंने पढ़ा है। यही चीज़ें मेरे को ऐसा डाउट डालती थी कि मैं अपने रूम में बैठे-बैठे रोने लग जाता था। किसी को कुछ नहीं पता होता था कि रूम में हो क्या रहा है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो वो मेरा रूम लॉक होता था। यूजुअली पेरेंट्स समझते थे कि पढ़ रहा होगा या फिर अपना काम कर रहा होगा, कुछ अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ काम होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जहाँ पे मेरे को एंड में यही सोचना पड़ता था कि विवेक, तेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो तेरे को करना है तो करना ही है। इस साल मैंने एक फिर से अपनी बुक उठाई। अब मेरे को ये था कि जो क्वेश्चंस मेरे को नहीं आते हैं, मैंने उन पे फ़ोकस करना शुरू करा पहले, ताकि जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो पहले मैं करूँ और जो ईज़ी टास्क है वो बाद में भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत वो आता है। बायो सबसे ईज़ी होती थी, इसलिए मैं बायो हमेशा लास्ट में लेके चलता था। केमिस्ट्री अपनी सेंटर में रखता था और सबसे पहले मैं अपनी फ़िज़िक्स उठाता था। अब मैंने फ़िज़िक्स का सिलेबस जैसे ही करना शुरू करा, तो बेसिक जो चीज़ें होती थी, वो होती थी फ़ॉर्मूलाज़, जो मेरे को बहुत प्रॉब्लम देते थे। उनका मैंने एक मेथड ढूँढा कि जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ थे, ये भी मैंने क्वोरा पे ढूँढा था। जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ होते थे, उन सब की एक नोटबुक बनाई। उसके बाद उन फ़ॉर्मूलाज़ की जितनी भी डेरिवेशंस होती थी, वो लिखी, क्योंकि जो डेरिवेशंस होती हैं, उसी से फ़ॉर्मूला डिराइव होता है और क्वेश्चन फ़ॉर्मूला से नहीं, बल्कि डेरिवेशन से आता था। तो वो चीज़ों ने मेरे को कॉन्फिडेंस देना शुरू करा। अब ये वो टर्निंग पॉइंट था मेरे नीट 2020 का, जहाँ पे मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ इस एग्ज़ाम में ना, शायद मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं कुछ आगे कर पाऊँ इससे रिलेटेड। वो पॉइंट पे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। मैंने और पढ़ना शुरू करा, धीरे-धीरे सिलेबस मेरा कंप्लीट होता गया और टेस्ट देना शुरू करा मैंने। जैसे ही मैंने टेस्ट देना शुरू करा, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे टेस्ट में एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते। जब मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर करा कि पापा मेरे मार्क्स इतने आते हैं, मम्मा को भी बताया ऐसे मार्क्स आते हैं, तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होती थी, ना कि वो मेरे को मोटिवेट करते थे कि
इतना करने के बाद भी अगर तेरे इतने ही मार्क्स आ रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा? तेरे अंदर कुछ कमी है तो थोड़ा अपना पढ़ने का टाइम बढ़ा, अपना एक जो सिटिंग आवर्स होते हैं वो बढ़ा, फ़ोन कम चलाया कर। ये सारी चीज़ें मेरे को सुनने को मिली। कोविड के आते ही क्या हुआ कि सब जगह जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा ध्यान इधर-उधर चला गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी हर जगह पे और वो एक ऐसा हैवॉक सिचुएशन थी कि अटेंशन सीक कर रही थी वो हर हर किसी की। तो अब इसका अफ़ेक्ट मेरे को किसी और चीज़ से मतलब नहीं था, मेरे को मतलब था कि मेरे एग्ज़ाम पे अफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जितना भी मैंने शेड्यूल बनाया हुआ था, वो एक फ़िक्स डेट के लिए बनाया हुआ था कि मेरे को यहाँ तक अपना सिलेबस ख़त्म करना है, इतने टेस्ट देने हैं इस डेट तक, इस दिन एग्ज़ाम देने जाना है। तो एक मेंटली प्रिपेयर था मैं कि इस दिन मुझे एग्ज़ाम देना है। अब जब वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, तो वो फर्स्ट ब्रेकडाउन था कि इतना दिन पोस्टपोन हो गया है, जब आप एक सैचुरेशन लिमिट पे पहुँच जाते हैं, जब आपने एक माइंडसेट बना लिया होता है कि इस दिन मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, तो उसके आप अगले दिन पढ़ने बैठ ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है अगर आप उसके लिए उस दिन पढ़ने बैठते तो। तो वो जो 1 महीना, 2 महीना पोस्टपोन हुआ एग्ज़ाम, उसके बाद हमने फिर से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि ठीक है, इस दिन एग्ज़ाम देने जाना है। तो एंड में आके जब एग्ज़ाम की डेट आई, वो फिर से पोस्टपोन हो गया 1 महीना और फाइनली जब वो एग्ज़ाम की फाइनल डेट आई, तो मैंने उसके लिए फाइनली अपना पढ़ना शुरू करा क्योंकि मुझे लग रहा था उस टाइम पे कि मैं अपने मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लूँगा। लेकिन वो पोस्टपोन होने के चक्कर में मेरा जितना भी सिलेबस था और शेड्यूल था, वो सब एकदम उल्टा-सीधा हो गया था। जैसे एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम की डेट आई, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था उस दिन सुबह-सुबह, तो मेरे दिमाग में थोड़ा-सा अंडर कॉन्फिडेंट था मैं कि ये इतना सब होने के बाद क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा इस बार? क्योंकि मेरे को खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में बैठा, मैंने एग्ज़ाम दिया, वो 3 घंटे बहुत स्ट्रेसफुल थे। अगर मैं एक भी क्वेश्चन पे अटक रहा था, तो इतना प्रॉब्लमैटिक, इतना ज़्यादा मेरे को चीज़ें ध्यान में आ रही थी ना कि मेरे जो जितने भी पेरेंट्स ने गोल्स बनाए थे लाइफ में या मेरे पेरेंट्स ने जितनी मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया है, ये वही एग्ज़ाम है जिसमें मैं जिसके थ्रू मैं उन्हें पे बैक कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं उन्हें प्राउड फ़ील करवा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ मेरे एग्ज़ाम के बीच में ही चल रही थी दिमाग में। जैसे एग्ज़ाम खत्म हुआ, मेरे को नहीं पता था मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ है क्योंकि जब तक आंसर की नहीं याद आती, तब तक आप बहुत कन्फ्यूज़ रहते हो। तो मैं बाहर आया, पापा ने सबसे पहले पूछा एग्ज़ाम कैसा हुआ? तो मैंने बोला अच्छा हुआ है, कहते ठीक है सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैंने बोला वो मालूम नहीं है होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड हुआ तो ठीक है वरना देखते हैं। घर गए, बातचीत हुई, एग्ज़ाम की आंसर की आई, आंसर की आने के बाद कैलकुलेशन हुई स्कोर की और मेरे अनफॉर्च्यूनेटली जैसे ही मैंने अपना फ़िज़िक्स का स्कोर कैलकुलेट करा और मेरे 540 मार्क्स बन रहे थे, जो कि सिलेक्शन से बहुत दूर थे। बट मेरे को ये था कि अब मैं क्या करूँगा लाइफ़ में क्योंकि मेरा एक जो मोटिव था वही चला गया। अब एग्ज़ाम सेकंड ड्रॉप लेना किसी चीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है और वो बहुत टफ़ डिसीज़न होता है कि आप सेम चीज़ दोबारा रिपीट करो पूरी साल, उसके बाद सेम एग्ज़ाम दो और फिर तुम उसी डीमोटिवेशन फ़ेज़ से गुज़रो, तो आगे का डिसीज़न बहुत मुश्किल था। तो मैं डिस्कस करता था कि पापा अगर मेरे को वेटरनरी साइंस लेनी पड़ जाए तो मैं क्या ले सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि बुराई कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन आप हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो बहुत मैटर करता है कि लोग अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि जानवरों का डॉक्टर है, कुत्तों का डॉक्टर है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ थे क्योंकि जो उनकी थिंकिंग है वो ऑर्थोडॉक्स है और मैं भी मानता हूँ कि वो जो जनरेशन है वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की है। तो मेरे को भी ये लगता था एक बार के लिए कि बाय चांस अगर मैं कहीं पे जाऊँगा तो लोग मुझे भी इसी नाम से बोलेंगे। मैंने क्या डिसाइड करा, मैंने एक शर्त रखी पापा के सामने कि अगर मैं 2021 नीट क्रैक कर लेता हूँ, तो मैं एमबीबीएस ले लूँगा। लेकिन अगर मेरा 2021 क्रैक नहीं हुआ, एमबीबीएस क्रैक नहीं हुआ, तो मैं वेटरनरी साइंस लूँगा। और इस डिसीजन के ऊपर उन लोग ने एग्री कर दिया कि ठीक है, जो तेरे को इसके बाद करना है, तू कर सकता है। तो वो जो 2021 था, अब मेरे को प्रूफ़ करना था कि मैं क्या पता कर पाऊँ, ना कर पाऊँ। मेरे पास एक रीज़न था कि अगर होगा, तो भी ठीक है और नहीं होगा, तो भी ठीक है। कि अब मेरे पास एक क्लियर रास्ता है, जिसमें मैं चल सकता हूँ। मेरे को एक ही चीज़ फ़ॉलो करनी है और इस बार नीट करके दिखाना है। वो 3 महीने मैंने सबसे बात करना छोड़ दिया था। मेरे फ्रेंड्स, मेरा फ़ोन स्विच्ड ऑफ रहता था। खाना भी मैं बहुत कम खाता था, रूम में लॉक्ड रहता था और बहुत कम किसी से बात करता था। इसका जो पॉज़िटिव इफ़ेक्ट था वो ये था कि मैंने अपना जितना भी डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स थे वो सब अपनी पढ़ाई में लगा दिए। जितना भी मेरा सिलेबस था फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वो 3 महीने में मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। और जब मैं वो सब ख़त्म करने के बाद मेरे को एक होश आया, मेरे को रियलाइज़ेशन हुई, सेल्फ रियलाइज़ेशन कि विवेक तूने बहुत बड़ी चीज़ करी है क्योंकि 3 महीने में सारा सिलेबस ख़त्म करना बहुत बड़ी बात होती है। वो 3 महीने के बाद मेरे पास बहुत टाइम था कि मैं कई बार रिवीज़न कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग गया कि इस बार तो मेरे शायद अच्छे मार्क्स आएँगे।
मैंने फोर्टनाइटली टेस्ट कभी नहीं दिए इसके बाद, क्योंकि मैं बिलीव करता था कि जो मेन चीज़ होती है वो आपके फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं जो आपको जज करते हैं। अब मैंने स्ट्रैटेजीज़ बनाना शुरू करी। मैं वीकडेज़ के प्लान करता था, वीकेंड्स का प्लान करता था कि इस पे इतने चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद वीकली प्लान करता था कि यहाँ से बढ़ना है, ये चैप्टर्स इस टाइम पे करने हैं, किसको कितना टाइम देना है, कौन-सा टॉपिक मेरा वीक है। और मैं जज कैसे करता था कि कौन-सा टॉपिक मेरा वीक है, मैं जितने टेस्ट देता था, उसका कैलकुलेशन करता था कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया था और मैं नहीं कर पाया। तो मैं उस चैप्टर को मार्क कर लेता था कि ये चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है। रही बात केमिस्ट्री की, तो मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करता था केमिस्ट्री के, उनमें मैं अलग-अलग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री जो होती थी, उसको अलग-अलग करता था और हर चीज़ को अलग-अलग बुक से करता था। जो बुक्स थी, एक स्पेसिफिक बुक्स रखता था और वही फ़ॉलो की थी मैंने पूरी साल। अब मेरे को यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि जो शायद मेरी जो स्ट्रेंथ है, वो यही है कि मैं स्ट्रेस में बहुत अच्छा पढ़ाई करता हूँ। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ को अपना पॉज़िटिव फैक्टर माना और धीरे-धीरे करके फिर से अपने रिविज़न स्टार्ट करी। इसके चलते मैंने रियलाइज़ करा कि मैंने बायो कम से कम 8 बार रिवाइज़ कर ली है। और जो मेरा जो गोल था वो ये रहा था कि बायो अगर मैं 5 दिन में कर लेता हूँ टोटल, तो मैं एक 350 प्लस स्कोर बना सकता हूँ। और जैसे ही एग्ज़ाम से पहले 5 दिन पहले मेरी जो बायो थी वो मैंने 5 दिन में कंप्लीट कर ली थी। और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे कॉन्फिडेंस का कि इस बार तो मेरी जो स्कोर है वो आएगा ही 350 प्लस। मैंने ऑलरेडी 2 बार एग्ज़ाम दे चुका था अब तक और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। इतना पढ़ने के बाद जब 2021 में एक मेरा सैचुरेशन फ़ेज़ आया, जिसे बर्नआउट फ़ेज़ भी बोलते हैं, तो आप उस फ़ेज़ में ना तो पढ़ाई कर सकते हो, ना आप कुछ सोच सकते हो। आप बहुत लेथार्जिक हो जाते हो। तो आपको खुद पे भी गिल्ट होता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, और उसमें आपको सेल्फ डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। अब व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स उस टाइम पे कि वो शायद आपकी हेल्प करेंगे, आपको पुश करेंगे। लेकिन अगर उसी पॉइंट पे आपके पेरेंट्स आपको ये बोले कि तू तो सिर्फ़ पैसा बर्बाद कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हिट करता है। और शायद मैंने वो चीज़ें झेली, और कुछ बच्चे शायद वो झेल भी नहीं पाते हैं। उस टाइम पे मैंने वो चीज़ को, जो मेरे साथ जितना मैं कोशिश कर सकता था, मैंने वो चीज़ एक पेपर पे लिखी, रात को रोते-रोते लिखी मैंने वो चीज़, और वो अपने डेस्क के आगे चिपका ली। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि शायद जब तक मैं इसको देखता रहूँगा ना, मेरे अंदर वो मोटिवेशन आती रहेगी कि पेरेंट्स को कुछ प्रूफ करके दिखाना है। तो मैंने इस बार डिसाइड किया था कि मैं जितने भी टेस्ट दूँगा, इससे पहले वो सारे एक उसी टाइम पे होंगे, जिसकी वज़ह से मेरा फ़ोकस बना रहे। और इस बार मैं जब सोऊँगा, तो वो मैं पूरे दिन भर अपनी एक ऐसी एक्टिविटीज़ करूँगा जो जिससे मैं अपना फिज़िकली टायर्ड हो जाऊँ और रात को मेरे को एक अच्छी नींद आए। तो इस बार वो सक्सेसफुल हुआ फाइनली, जब मैं सोया, बट अनफॉर्च्युनेटली रात को 2 या ढाई बजे फिर से मेरी आँख खुली और उसके बाद मैं नहीं सो पाया प्रॉपरली। जैसे ही मैं 4 बजे तक जगा हुआ था, मैंने सोचा और पढ़ लेता हूँ, उसके बाद सोचा कि रिवाइज़ कर लेता हूँ। तो ये सारे वो थॉट्स होते हैं जो शायद एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप पूरी साल एक तरफ रखो और आप एक वो 1-2 दिन का फ़ेज़ एक तरफ रखो, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैं सुबह उठा 4 बजे सोने के बाद, 8 बजे करीब मैं उठा, और उसके बाद मैंने सोचा कि क्या पता ये सारी चीज़ें, जितना भी आज मैंने 8 घंटे नींद नहीं ली, तो क्या पता ये फैक्टर मेरी एग्ज़ाम में अफ़ेक्ट करे मुझको। तो ये सब सोचने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी थोड़ी देर एग्ज़ाम देने जाने से पहले। उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि ये सब मैटर नहीं करता, तू अपना अच्छे से एग्ज़ाम देगा। मैं एग्ज़ाम देने गया, वहाँ पे मैं बहुत काम रहा, कोशिश करी मैंने जितना काम रह सकता हूँ। मैंने अच्छे से पानी पिया, उसके बाद एग्ज़ाम देना शुरू करा। और जब मैंने बायो करना शुरू करी, तो वो बहुत ईज़ी आई थी, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था बायो में कि शायद इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम करते-करते भी यही सोच रहा था। केमिस्ट्री करी, केमिस्ट्री भी अच्छी लगी मेरे को। बट जो फिज़िक्स थी वो थोड़ी-सी ट्रिकी थी, उसके बाकी क्वेश्चन्स ईज़ी थे, लेकिन जो उसके चॉइस वाले क्वेश्चन्स थे वो थोड़े डिफ़िकल्ट थे। बट एनी हाउ मैंने वो कर लिया। उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ, मैं बाहर आया, मैंने पापा को स्पॉट किया, जो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि कैसा गया एग्ज़ाम? तो मैंने बोला कि ठीक गया। इस बार मेरे को जो सुनने को मिला, उन्होंने बोला कैसा भी गया हो कोई बात नहीं, बाकी देख लेंगे। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने शायद मेरे को डाउट में नहीं डाला, बल्कि एक प्राउड फीलिंग दी कि क्या पता इस बार अगर हो गया इस बार अगर हो गया या नहीं भी हुआ, तो शायद मेरे पेरेंट्स मेरे को प्रेशराइज़ नहीं करेंगे जिस तरह जैसे पिछली बार किया था। अब जो सारी बात थी वो थी रिज़ल्ट डे की, क्योंकि मैंने स्कोर कैलकुलेट कर लिया था और 580 प्लस स्कोर आ रहा था। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया, मेरे को जो मैंने कैलकुलेट करा था उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स आए, 580 प्लस मार्क्स आए।
और जब मैंने काउंसलिंग स्टार्ट हुई हम लोग की, तो वो थोड़ी डिले हो गई थी काउंसलिंग। डिले होने के साथ-साथ वो प्रेशर और बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बार मैंने प्रेशर नहीं लिया। मैंने अपने कॉलेजेस अलग-अलग रैंकिंग के हिसाब से फिल करे, और जब मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आया, तो मेरे को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि क्या पता मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। वहाँ से मेरे को थोड़ी टेंशन स्टार्ट हुई। लेकिन फॉर्च्यूनेटली सेकंड काउंसलिंग का जब रिजल्ट आया, तो मैंने देखा, एंड फाइनली 3 साल में जाके मेरे पास एक एक नाम था विवेक शर्मा, जिसके आगे एक कॉलेज का नाम था, मेडिकल कॉलेज का, वो भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि शायद लाइफ में मैंने आज पहली बार अपने पेरेंट्स को कुछ ऐसा दिया है जो शायद मैंने अभी तक कभी नहीं दिया था। मैं जोश टॉक नीट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया और अपनी जो कहानी है वो सबके सामने रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और मान गई है, मोशन क्लासेस। वैसे ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा, क्योंकि एनवी सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो मोशन क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे मोशन से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट है कि कौन से कोर्स में एडमिशंस लेकर मेरी नीट की जर्नी को आसान बनाया जा सके। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग अब आपको खुद कांटेक्ट करेंगी, और जोश टॉक्स ये भी कोशिश करेगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हमें रीच आउट करें और अपने कोर्सेज की सारी डिटेल्स और एडमिशन लेने पर कुछ डिस्काउंट हमें दे पाएं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।